नमस्कार सभी को एक बार फिर से चैनल पर सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में विस्तार से चर्चा होगी डायरी साहित्य पर या फिर कथेतर गद्य साहित्य की जो एक महत्वपूर्ण विधा है डायरी, इस पर यहाँ पर विस्तृत चर्चा होने वाली है। हिंदी साहित्य जगत में डायरी अगर शब्द जब आप सुनते हैं तो काफ़ी अनऑफिशियल सा लगता है कि जो अपनी दिनचर्या को मेंटेन करता है, लिखता है रोज शाम को बैठ के, वो मतलब एक काफ़ी अनौपचारिक दस्तावेज के रूप में गिनी जाती है डायरी। लेकिन साहित्यिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, साहित्यिक महत्व के साथ में जब डायरी को देखा जाता है या फिर उस स्तर पर ले जाकर डायरी की तुलना की जाती है, तो साहित्यिक रूप से डायरी का महत्व बढ़ जाता है, जिसके चलते इसे साहित्यिक विधा में या फिर हिंदी साहित्य जगत में कथेतर गद्य विधा में शामिल किया गया है। डायरी साहित्य की बात करें तो डायरी के लिए कुछ अन्य शब्दों का भी प्रयोग होता है जो आपको पता होने चाहिए, जिसमें से पहला तो है, इसको दैनिकी बोलते हैं, यानी दैनिक रूप से जिसको मेंटेन किया जाए, लिखा जाए जिसको, तो दैनिकी इसको बोलते हैं। दूसरा इसके लिए शब्द प्रयोग हो जाता है, अंग्रेजी में डायरी बोलते ही हैं इसको, और तीसरा शब्द आ जाता है इसके लिए दैनंदिनी। तो ये तीन इसके महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। बाकी हिंदी साहित्य जगत में अगर बात करें तो डायरी साहित्य यानी कह लीजिए डायरी विधा का प्रवर्तक किसे माना जाता है, जो कि आपको पता होना चाहिए अगर आप डायरी साहित्य पर किसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो हिंदी में डायरी विधा का प्रवर्तक माना जाता है श्री राम शर्मा को। श्री राम शर्मा को माना जाता है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। श्री राम शर्मा को डायरी विधा का प्रवर्तक माना जाता है। अब आप कहेंगे श्री राम शर्मा को डायरी विधा का प्रवर्तक तो माना जाता है, लेकिन इनके द्वारा कौन सी डायरी लिखी गई, जो कि आपको पता भी होना चाहिए। तो इनके द्वारा जो डायरी लिखी गई वो सन 1946 में प्रकाशित हुई थी। अब डायरी का जो शीर्षक था या फिर जिस शीर्षक से डायरी प्रकाशित हुई थी वो था सेवाग्राम की डायरी। मैं फिर बोल रही हूँ, हिंदी में डायरी विधा का प्रवर्तक माना जाता है श्री राम शर्मा को, जिनके द्वारा 1946 में सेवाग्राम की डायरी शीर्षक से डायरी प्रकाशित हुई थी। सेवाग्राम की डायरी, जहाँ से हिंदी साहित्य जगत में डायरी का शुभारंभ माना जाता है। अब बात करते हैं लिखित रूप में, यहाँ पे जो जो चीज़ें मैंने लिख दी हैं उनको पढ़ते हैं, बाकी फिर धीरे धीरे चर्चा होगी। हिंदी के प्रमुख डायरी लेखक कौन है या फिर डायरीकार कौन है और इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं जो इसे कथेतर गद्य विधा में महत्वपूर्ण स्थान देती हैं, इसका अलग अस्तित्व निर्धारित करती हैं। तो बिना समय ज़ाया किए आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम अमृता चौहान है और आज के वीडियो का विषय है डायरी साहित्य। डायरी साहित्य की एक आत्मकथात्मक विधा है, जिसमें कि स्वयं की जो दिनचर्या है, कथा है, जीवन में क्या घटनाएं घटी, अनुभव क्या हुए रोजमर्रा की जिंदगी में, वो यहाँ पर लिखे जाते हैं, जिसमें लेखक अपने दैनिक अनुभवों, विचारों, भावनाओं और घटनाओं को स्वानुभूति के आधार पर लिपिबद्ध करता है। यह विधा व्यक्तिगत होते हुए भी सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि अगर कोई रचनाकार है, या फिर मैं यूं कहूं कि साहित्यिक दृष्टिकोण के साथ में डायरी को क्यों देखा जाता है, तो ऐसे समझिए, अगर कोई रचनाकार है वो डायरी में रोजमर्रा की चीजें लिख रहा है। अब जिस समय काल में वो जी रहा है या जिस समय काल का वो रचनाकार है, वो अपने समय की सामाजिक स्थितियों को भी उस डायरी में जरूर लिखेगा, क्योंकि वो उनसे अछूता तो है नहीं। सांस्कृतिक पक्षों को भी लिखेगा और ऐतिहासिक रूप से भी, जाहिर सी बात है, जो तब घटनाएं घट रही होंगी देश विदेश के स्तर पर, वैश्विक स्तर पर, उन सबको शामिल करेगा, जो बाद में ऐतिहासिक रूप से या फिर इतिहास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाएंगी। तो हिंदी साहित्य में डायरी लेखन का विशेष स्थान है, क्योंकि यह लेखक की अंतर्मन की यात्रा को पाठकों के सामने प्रकट करता है। आगे बढ़े तो डायरी साहित्य की विशेषताओं पर बात कर लेते हैं एक एक करके। तो पहली विशेषता आती है डायरी साहित्य की व्यक्तिगतता। जाहिर सी बात है, डायरी बहुत व्यक्तिगत, या यहाँ पर एक और स्लैश लगा के आप लिख सकते हैं, अथवा में
निजता, जाहिर सी बात है डायरी निजी अनुभवों का ब्यौरा है, तो उसमें व्यक्तिगत स्तर पर या फिर निजता के स्तर पर ये दोनों ही तत्व समाहित होते हैं। दूसरा पॉइंट बनता है स्वतंत्रता। यहाँ पर जाहिर सी बात है अगर आप में से भी कोई डायरी लिखता होगा रोजमर्रा की जीवन में, तो वहाँ पूरी स्वतंत्रता होती है। हम जो चाहें वो लिख सकते हैं, हम जो चाहें डायरी से शेयर कर सकते हैं। वहाँ ऐसे कोई बाध्यता नहीं होती कि हमारे मतलब विचारों पर कोई बाध्यता नहीं होती है कि हम ये चीज़ यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। तो दूसरा तत्व आ जाता है स्वतंत्रता का। तीसरा आता है कालक्रमिकता। कालक्रमिकता के स्थान पर क्रमागत या फिर क्रमवारता भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आज मैं डायरी लिख रही हूँ, तो मैं आज जो मैंने देखा या आज जो घटनाएं घटी, आज जो मेरे जीवन अनुभव रहे, उनको ही मैं चित्रित लिखूंगी। अब कल आने वाले कल में जो घटनाएं घटेंगी उनको मैं कल लिखूंगी, तो एक क्रम आ जाता है डायरी साहित्य में। अगला पॉइंट है चौथा, भावनात्मक प्रामाणिकता। प्रामाणिकता तो इसलिए होती है क्योंकि यथार्थ पर आधारित है डायरी लेखन, और भावनात्मकता इसलिए क्योंकि इसमें हमारे निजी भाव, निजी अनुभवों का संचार होता है। तो इस स्तर पर भावनाओं, संकटों, उलझनों और आत्ममंथन को बिना किसी बनावट के डायरी में अभिव्यक्त किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है डायरी की विशेषता के रूप में। आगे बढ़े तो हिंदी साहित्य में डायरी लेखन परंपरा पर बात कर लेते हैं। तो हिंदी साहित्य जगत में जब हिंदी गद्य लेखन परंपरा शुरू हुई, यानी कि भारतेंदु युग से या फिर 19वीं शताब्दी से, तभी से ही कथेतर गद्य साहित्य का भी लेखन कार्य शुरू हुआ, या तभी से कथेतर गद्य साहित्य की नींव पड़ी। और जो डायरी लेखन है वो कथेतर गद्य साहित्य के अंतर्गत ही आती है। तो हिंदी साहित्य में डायरी लेखन की शुरुआत 20वीं शताब्दी के आसपास मानी जाती है। कई प्रमुख रचनाकारों ने अपनी डायरी के माध्यम से न केवल आत्म प्रकाश किया, बल्कि साहित्य, समाज और राजनीति से जुड़े अनेक मुद्दों पर अपनी गहन टिप्पणियां भी प्रस्तुत की हैं। अब बात करते हैं हिंदी साहित्य जगत के प्रमुख डायरीकार, या फिर हिंदी साहित्य जगत में कौन से डायरी लेखक हैं जो प्रमुख हैं, या जिनकी डायरियां साहित्यिक स्तर पर काफ़ी प्रमुख मानी गई हैं, अलग महत्व रखती हैं। तो सबसे पहली तो आपके सिलेबस में ही है, वो मैं आपको बता दूं, अकेला मेला। दूसरी आती है धीरेन्द्र वर्मा, का नाम आप इसमें शामिल कर सकते हैं, जिनकी डायरी का नाम है मेरी कॉलेज डायरी। आप इसको नोट डाउन करते चलिए। दूसरी मैंने बताई है मेरी कॉलेज डायरी, धीरेन्द्र वर्मा जी द्वारा सन 1954 में लिखी गई थी। तीसरी डायरी पे बात करें तो तीसरा नाम आप इसमें जोड़ सकते हैं हरिवंश राय बच्चन का। इनकी डायरी का नाम है प्रवासी की डायरी, जिसका प्रकाशन सन 1971 में हुआ था। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। तीसरी डायरी या तीसरा नाम आता है प्रमुख डायरीकार के रूप में हरिवंश राय बच्चन का। इनकी डायरी है प्रवासी की डायरी। चौथा नाम आएगा रामधारी सिंह दिनकर का। इनकी डायरी का शीर्षक है दिनकर की डायरी। पांचवा नाम आएगा रघुवीर सहाय का। इनकी डायरी का शीर्षक है या डायरी का नाम है दिल्ली मेरा परदेश। तो ये जो 5 नाम या फिर 5 डायरियां मैंने आपको बताई हैं, आप वीडियो वापस जाके देख सकते हैं थोड़ा सा, ताकि अगर आपने नहीं सुन पाई ये चीज़ें तो ये आपको नोट डाउन कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब आप डायरी साहित्य पर प्रश्न करेंगे तो आपको ये नाम बताने ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डायरी साहित्य के महत्व पर। अब डायरी साहित्य के महत्व में पहला महत्व आता है इतिहास का दर्पण। जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया कि आज के युग में जो घटनाएं घट रही हैं, फिर चाहे अभी जो ऑपरेशन सिंदूर जो कि बिल्कुल ही नई घटना घटी है उसके बारे में चर्चा हो, या फिर कुछ भी जो घटनाएं घट रही हैं राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, पर्यावरण की समस्या को लेकर, तो वो मैं अगर आज अपनी डायरी में लिखती हूँ तो आने वाले समय में आज का लिखा हुआ इतिहास बन जाएगा तब के लिए, यानी वर्तमान में मैंने जो लिखा है वो भविष्य में इतिहास के रूप में कार्य करेगा। तो इस स्तर पर इतिहास का दर्पण बन जाता है डायरी में लिखा हुआ जो वर्णन है या फिर घटनाएं हैं। दूसरा पॉइंट बनता है महत्व के स्तर पर लेखक की मनोभूमि का उद्घाटन यहाँ पर होता है। लेखक के व्यक्तित्व, चिंतन और दृष्टिकोण को समझने में मदद मिलती है उसके डायरी लेखन के माध्यम से। तीसरा पॉइंट आता है साहित्यिक दस्तावेज के रूप में। कुछ डायरी लेखन
साहित्यिक उत्कृष्टता की दृष्टि से किसी रचना से कम नहीं होते हैं। आगे बढ़ें तो चौथा पॉइंट बनता है आत्मपरक लेखन का उदाहरण। डायरी लेखन व्यक्ति के आत्मबोध और आत्मनिरीक्षण की अभिव्यक्ति होती है। इस स्तर पर भी इसका महत्व बढ़ जाता है। अब बात करते हैं आधुनिक संदर्भ में डायरी साहित्य पर। आधुनिक संदर्भ में बात करें तो आज डिजिटल युग में डायरी लेखन ने ब्लॉग, जो कि अब अभी भी मतलब कुछ भी सर्च आपको टॉपिक करना होता है तो गूगल पर जाकर सर्च करते हैं तो वहाँ पर कोई ब्लॉग या आर्टिकल मिल जाता है, या फिर कुछ लोग अपने निजी अनुभवों को भी ब्लॉग के रूप में साझा करते हैं। दूसरा आता है ब्लॉग, जो कि वीडियोग्राफी होती है उसको ब्लॉग कहते हैं, और वहीं जो पहला है जब लिखित रूप में चीज़ें लिपिबद्ध कर दी जाती हैं तो उसके लिए ये शब्द प्रयोग होता है। सोशल मीडिया पोस्ट का रूप ले लिया है, फिर भी क्लासिक डायरी लेखन की महत्ता बनी हुई है। युवा पीढ़ी के कई लेखक भी व्यक्तिगत अनुभवों को डायरी शैली में प्रस्तुत कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, आज कितना भी डिजिटल युग की प्रमुखता या प्रधानता बढ़ गई हो, आधुनिकता कितनी भी आ गई हो, लेकिन कई युवा वर्ग के लोग ऐसे भी हैं जो आज भी डायरी लेखन करते हैं। अपने रोजमर्रा के जो अनुभव हैं, घटनाएं हैं, उनको लिपिबद्ध करते हैं शाम को बैठकर। तो कितनी भी आधुनिकता बढ़ जाए, डायरी शैली जो है या डायरी लेखन जो है या डायरी साहित्य जो है वो आज भी जिंदा है। निष्कर्ष पर बात कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या जाना। तो डायरी साहित्य हिंदी साहित्य का एक सशक्त और आत्मीय विधा है। यह न केवल लेखक के अंतर्मन का प्रतिबिंब है बल्कि समाज और समय की वास्तविकता को भी हमारे सामने रखता है। डायरी लेखन में आत्मस्वीकृति, आत्मलोचनात्मक दृष्टिकोण और संवेदनात्मक प्रामाणिकता होती है, जो इसे साहित्य के अन्य विधाओं से अलग और विशिष्ट बना देती है। तो यहाँ पर चर्चा समाप्त होती है डायरी लेखन पर। मैंने बहुत ही विस्तार से चीज़ें आपको बताई हैं। अगर कोई डाउट या क्वेरी अभी भी रहती है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। बाकी अपने सिलेबस से रिलेटेड अन्य टॉपिक्स पर वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। फिर भी अगर कोई टॉपिक ढूंढने में आपको परेशानी हो रही है तो यूट्यूब पर जाकर टॉपिक सर्च करिए, साथ में मेरा या मेरे चैनल का नाम डाल दीजिए, तो आपको बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ में वीडियो रिकमेंड कर दी जाएगी। बाकी चैनल से ज़रूर जुड़ें, ये चैनल आपकी मदद के लिए ही बनाया गया है। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं और आपकी मदद होती है तो वीडियोस को लाइक करें और लोगों के साथ में भी शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। बाकी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।